उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मवाना थाने में 2 नवंबर 2024 को पुलिस की टीम पहुंचती है और पुलिस की टीम जाकर एक नोटिस थमाती है। नोटिस में एक आदमी का नाम लिखा था जिसका नाम था राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव मवाना थाने के अंदर ही ट्रेनी दरोगा होते हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट था, एक तरफ से एक आदेश था। और जब आदेश दिखाया जाता तो वो दरोगा कहता है कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, आरोप था कि तुम्हारी वजह से एक कत्ल हुआ है, वो भी भयानक रूप में। जैसे ही दरोगा ने इधर उधर देखने की कोशिश की या फिर उसकी नज़र बदलने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। जैसे फिल्मों में दिखाते कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर पुलिस गोली चला देगी। ठीक ऐसे ही कुछ सीन था, कुछ अधिकारियों तक बात पहुंचती है और फिर राजेश कुमार यादव को सरेंडर करना पड़ता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और कहती है कि सीधा गिरफ्तार करके सीधा जौनपुर में लेकर आती है। वो जौनपुर जहाँ आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वहाँ दीपावली से एक दिन पहले एक बालक का जिसकी उम्र 16 साल के लगभग आसपास रही, उसका सरेआम कत्ल कर दिया। सत श्री अकाल, मैं ओमवीर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है कबीरुद्दीनपुर, और ये गांव आता है गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में। दरअसल 30 साल पहले दो बिस्वा जमीन को लेकर इस गांव में दो पक्षों में विवाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। एक पक्ष जो होता है जिसका नाम रामजीत यादव होता है और दूसरा जो पक्ष होता है उसका लालता यादव होता है। लालता यादव दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, साथ ही रामजीत यादव ये गरीब परिवार है। इन दोनों में विवाद चल रहा है, 30 साल से झगड़ा चल रहा है। अगर हम 30 साल पहले यानी कि इतिहास के आईने में झांक कर देखें तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे सूबे के, उत्तर प्रदेश के। फिर मायावती मुख्यमंत्री बन जाती है, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन जाती है, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक बार फिर से मायावती को मौका मिलता है और इस बीच में 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था। फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ साल 2017 से अब तक मुख्यमंत्री हैं। और ये बात है 29 अक्टूबर 2024 की शाम के आसपास का वक्त रहा हुआ। एक लड़का जो कि इसी गांव का है, जो गांव है कबीरुद्दीनपुर, जिसका जिसका पिता का नाम है रामजीत यादव और बेटे का नाम है अनुराग यादव उर्फ छोटू। वो अपने प्लॉट के अपने उस जगह की साफ सफाई कर रहा था, जिस जमीन के दो दो बिस्वा टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था, साफ सफाई कर रहा था। और जिससे झगड़ा चल रहा था उनके घर से उस घर की दूरी महज 20 मीटर थी। और इसी बीच में इकट्ठा होकर सबके सब लोग आ जाते हैं और उस लड़के को डांटना डपटना शुरू कर देते हैं, उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। उस लड़के ने इस बीच तो किसी तरह अपनी जब भाग कर जान बचा ली है। 29 अक्टूबर 2024 की बात है, जब वहां से भागने के बाद वो अपनी जान बचाता है। उसे नहीं पता था कि बात इतना बढ़ चुकी है और ये लोग इतना गुस्से में हैं। अब अगला दिन आता है, उसके लिए तो ये सब सामान्य जैसी स्थिति हो चुकी थी, क्योंकि झगड़ा 30 साल पुराना था, पहले कोई नया झगड़ा नहीं था। 30 साल में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। इस परिवार ने जब कई बार शासन से प्रशासन से मदद मांगी लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं था और ये मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। 29 अक्टूबर को जब वो उस प्लॉट की साफ सफाई कर रहा था तो दीपावली उस टाइम दिवाली थी, इसलिए वो साफ सफाई कर रहा था। अगला दिन यानी कि 30 अक्टूबर 2024 को वो लड़का अपने घर के बाहर अपने दहलीज पर अपने दांतों की सफाई कर रहा था, यानी कि ब्रश कर रहा था, दातुन कर रहा था। और ब्रश दातुन करते करते करने के दौरान इसी बीच उसके जो पड़ोसी होते हैं, दबंग होता है लालता यादव अपने बेटे रमेश यादव, भतीजा सूरज यादव, कई लोगों के साथ मौके पर आ जाता है। और किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में हसिया, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, कुछ इस तरह से हथियार थे। वो लहरा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उस लड़के यानी कि अनुराग यादव उर्फ छोटू की लगभग उम्र उसकी 16 साल के आसपास होती है। उस लड़के की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं। वो लड़का इधर उधर भागता है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, जोर जोर से अपनी माँ को आवाज़ लगा रहा था। इससे पहले कि उसकी माँ तक उसकी आवाज़ पहुँच जाती, उसकी माँ उस तक पहुँच जाती, पति अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती। इसी बीच में रमेश आता है और कुछ जितनी ताकत से उससे अपनी ताकत से तलवार मारता है अनुराग यादव को, और तलवार से उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और जाकर माँ की गोद में गिर जाती है। बस इतना होना था कि ये मामला उस गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के शायद ऐसा कोई कोना नहीं बचा होगा जहाँ कोने तक ये खबर, ये कहानी न पहुंचे कि जमीन के दो बीसवा टुकड़े को लेकर एक परिवार का एक इकलौता बेटा होता है, 5 बहनें होती हैं, उस भाई को गर्दन काट कर उसकी हत्या कर दी गई। माँ की गोद में वो लाश का टुकड़ा जो यानी कि गर्दन
जो सर था वो लगभग 6 घंटे तक पड़ा रहता है। माँ की आंख से आंसू नहीं आ रहे थे, बल्कि रो रही थी, बेहोश हो जाती। फिर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने इस लाल को क्या करूं क्या नहीं करूं। बहनें हैं वो भी तड़प रही हैं। एक बहन की आंखों में आंसू आए ही नहीं, कहते हैं सूख चुके हैं। अब वो बार बार इस घटना को लेकर याद कर रही थी, रो रही है। मीडिया वालों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। छोटी सी छोटी बात को वो बाहर दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या है, हुआ क्या है, क्या कहानी है, क्यों इसकी हत्या की गई है। तमाम तरह की बातें थी। अखबार हो, सोशल मीडिया हो, टीवी हो, हर जगह इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। पक्ष हो विपक्ष हो, जो भी देखो उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। इस घटना के बाद डीएम हो, एसएसपी हो, तमाम आसपास के थानों की पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है मौके पर। और अगले ही दिन आसपास के थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच जाती है। अगले ही दिन इनकी 1 नवंबर, ये इस 31 अक्टूबर को इस देश में दीपावली का पर्व था। पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था, लेकिन ये एक गांव ऐसा था कबीरुद्दीनपुर जहाँ पर कोई दीपावली नहीं मनी। और जो दबंग थे, जो हत्यारे थे, उनको लेकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। और गांव के सभी लोग गुस्से में थे। अब गांव में भी गुस्सा नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में गुस्सा था, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में। जहां जहां तक लोगों ने इस खबर को देखा था, वहां वहां तक लोगों में गुस्सा था। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती। और साथ ही पुलिस ने जब इन आरोपी की तलाश करना शुरू किया, तो जो लालता यादव होता है, जो आरोपी है, वो आरोपी घर में ही मिल जाता है। और उस घर में उसकी निशानदेही के आधार पर जब कोई तलाश किया जाता है, तो 9 हथियार मिलते हैं। 9 हथियारों में 2 तलवारें होती हैं, बाका होता है, कुल्हाड़ी होती है, हसिया होता है। इस तरह के 9 हथियार होते हैं। यानी कि बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने इस को अंजाम दिया था। और अब पुलिस उन आरोपियों को जिनके नाम एफआईआर में दर्ज थे, उनको तलाश करना शुरू कर देती है। अब पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि आरोपी पुलिस के हाथ लगते नहीं है, लेकिन रमेश यादव और उसका भाई उत्तर प्रदेश की लखनऊ, जो लखनऊ है, उसका एक थाना लगता है अलीगंज, वहाँ पर रमेश यादव, जिसने की गर्दन काटी थी, जिसने की तलवार चलाई थी, वो थाने में पहुंच जाता अलीगंज में। और कहता है कि मैं साहब, मैं वही आदमी जो जौनपुर में एक हत्याकांड को अंजाम देकर आ रहा हूँ। इस तरह की बात जब वो करता है, तो पुलिस समझ ही नहीं पाई कि आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहा है। घटना जौनपुर में हुई है, ये अलीगंज यानी लखनऊ में क्या कर रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उच्च अधिकारियों को सूचना दी, साथ ही जौनपुर को उस पुलिस को भी सूचना दी, जो लगातार गिरफ्तार करने की दबी से दे रही थी। इसे गिरफ्तार करने के बाद इसे सीधा जौनपुर की पुलिस को सुपुर्द किया जा जाता है। और इस मामले में एक नाटकीय मोड़ को आ गया। जिस तरह से उन्होंने तलवार की धार को तेज किया था, इसी तरह दिमाग की धार को भी तेज किया हुआ था। इस परिवार में जब एफआईआर करवाई, तो पता चला कि इस परिवार में एक दरोगा भी है। पता चलता है कि जो जिसने गर्दन काटी उसी का भाई है। अब ये है कहाँ, ये पता नहीं था, लेकिन कई मीडिया वालों ने लिखा कि ये रिटायर हो चुका था। क्योंकि ये इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें पूरी पर्याप्त जानकारी मिल नहीं पाई होगी इस घटना को लेकर। पूरे गांव में मातम जैसा माहौल हो चुका था, जो हत्यारे थे वो भाग चुके थे। अब जानकारी दे तो कौन दे। कि 30 साल से झगड़ा भले ही था, लेकिन आसपास के लोगों को इस तरह के झगड़ों का कोई मतलब होता नहीं है। जब मीडिया ने इस तरह की बातों का पता किया, तो पता चलता है कि एक भाई है जो रमेश यादव का बेटा है, रमेश यादव का भाई है राजेश यादव, जो कि फिलहाल वर्तमान में ट्रेनी दरोगा है, जिसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मवाना थाने में पोस्टिंग होती है। इसके नाम से वारंट निकला हुआ था, इसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। तो पुलिस अब यहाँ तक पहुंच जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जिला मेरठपुर के मवाना थाने में पहुंच जाती है। एक नोटिस दिखाया जाता है और कहा जाता है कि हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आ जाए। लेकिन पुलिस ने इस बीच में सूझबूझ से काम लिया, क्योंकि उसकी जो मोबाइल थी उसकी सीडीआर सीधी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। तो पता चलता है कि जब हत्याकांड को अंजाम दिया था, तब इस राजेश यादव ने अपने भाई से, पिता से और पिता परिवार के बाकी लोगों से बातचीत की, और हत्याकांड से पहले और हत्याकांड के बाद में। तो इस बात से पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हो जाते हैं कि राजेश यादव का भी कहीं कम रोल नहीं है इस पूरे हत्याकांड में। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जांच पड़ताल के साथ साथ अभी पुलिस की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि इस मामले की जांच खास कर इससे जो थाने की पुलिस से न करा कर किसी और पुलिस से करानी चाहिए। और इस दरोगा की जो सीडीआर है वो जरूर निकलवा करे। बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है, कि ये पता करने की जरूरत है कि एक साल में 16 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। 23 अक्टूबर 2023 को जब घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, तो ठीक 10 दिन पहले इसके ऊपर एक मुकदमा और दर्ज किया जाता है। यानी संख्या होती है 18
जब इस दबंग परिवार ने, जो गरीब परिवार है उस पर जो हत्या होती है, जिसकी 5 बहनें होती हैं अनुराग यादव की, उनके खिलाफ मामले टोटल मिलाकर कुल 18 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी सोर्स की ये ऐसा मुमकिन नहीं कि इतना आसान नहीं कि आखिरकार इतने सारे मुकदमे लिखे किसके सिफारिश पर गए। न केवल हाल फिलहाल की सीडीआर निकलवाने की जरूरत है, बल्कि इस परिवार के सभी लोगों की सीडीआर निकलवाने की जरूरत है, ताकि ये पता चल सके किस सिपाही, किस दरोगा, किस इंस्पेक्टर, किस उच्च अधिकारी के संपर्क में थे, किस नेता के संपर्क में थे, जिसके आधार पर लगातार एफआईआर दर्ज हो रही थी। जब बात इतने से नहीं थमती है तो इन्होंने उस बालक की हत्या कर दी, और हत्या भी बहुत क्रूर तरीके से की, जिससे कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है। अब एक तरफ तो ये मामला चल रहा है कि हालांकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी जो बचे कुछ लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की दबी से दी जा रही है, और पुलिस भी लगातार अपना काम करना शुरू कर दिया। इस मामले में सब इंस्पेक्टर होता है हरिश्चंद्र प्रसाद, साथ साथ ही आरक्षी लक्ष्मण प्रसाद और एक अंकित, ये जो होते हैं इनको निलंबित कर दिया जाता है। साथ ही बात लेखपाल तक पहुंचती है, क्योंकि लेखपाल का रोल भी इस घटनाक्रम में कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं होता, तो डीएम इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और लेखपाल को सस्पेंड कर देते हैं। साथ ही कानून को के खिलाफ भी एक रिपोर्ट बनाई जाती है और उसको शासन के बाद भेजा 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 जाता है। और इसी बीच में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, और परिवार वाले इतना ज़्यादा परेशान है कि वो सोचकर हैरान है कि आखिरकार ये हो कैसे गया, एकदम अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उनके परिवार का इकलौता चिराग था जो दीपावली की पूर्व संध्या पर बुझ चुका है। अब कुछ भी हो जाए, हालांकि एक तरफ बात ये भी की जा रही है कि खंगालने की कोशिश करे, तो लोगों के कमेंट पढ़ने की कोशिश करें तो योगी आदित्यनाथ से एक दो मांगे ही की जा रही है, खासकर उन मांगों में जिससे कि परिवार के वालों के, उनके घर हैं, दबंग हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। दूसरी ये भी मांग की जा रही है कि उनका इनकाउंटर करना चाहिए। अभी शायद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया है, जैसे अन्य मामलों में पुलिस एकदम से गायब हो जाती है एकदम से। आए दिन अखबार भी सुर्खियां पहुंच जाती है कि बुलडोजर आ चुका है। और जब मीडिया वालों ने अनुराग की बहन के पास माइक लगाया तो वो बहुत तहस में आ चुकी थी। अब वो कह रही है कि बार बार आप ये बात करें, क्या मैं कैसा महसूस हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके परिवार में अगर कोई किसी की हत्या हो जाए, तो मैं अगर आपको इस माइक के माध्यम से पूछूं कि आपका कैसा महसूस हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे, वही जवाब मेरा है। लेकिन उसने कुछ इन से भी हटकर दो चार बातें तो कही। कहा गया कि एनकाउंटर का फरमान जब हमारे मामले में ये क्यों नहीं हुआ, बाकी डिमांड लोग कर रहे हैं कि अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। सरकार से ये भी बात आती है कि अभी तक मुलाकात भी नहीं हो पाई है, जबकि मुख्यमंत्री पिछले कई मामलों में एकदम से मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन पता नहीं आखिरकार इस मामले में उनकी खामोशी क्यों छाई है। हालांकि अभी उस बहन की आंखों के आंसू सूख चुके हैं, उसके अंदर गुस्सा है। उसका पहला भी इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें साफ साफ कहा था कि अगर सरकार प्रशासन शासन इस हत्याकांड का बदला नहीं लेगी तो बहन बदला लेगी। आखिरकार आगे भविष्य में क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। जैसे एक परिवार का भाई, एक बेटा मारा गया है, ये परिवार बिल्कुल उजड़ चुका है। दो बिस्वा जमीन को लेकर वो अपने आप में सोचने की बात है, विचार करने की बात है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस मामले को जल्द से जल्द इस परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। एक इस मामले में एक पुलिस एक एग्जाम्पल करे, ताकि लोग आगे से ऐसा काम न करें। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।